हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे MTSL एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो जो लेबर की थर्ड स्टेज होती है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन को इंक्लूड किया गया है और कौन कौन सी मेडिसिन को हटाया गया है। 2025 में जो WHO है उसने कुछ चेंजेस लाए हैं MTSL में, तो हम आज वो पढ़ेंगे। तो चेंजेस इन AMTSL एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर 2025। तो 2025 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं MTSL में, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो पहला जो चेंजेस हुआ है वो हुआ है यूट्रोटॉनिक मेडिसिन में। यूट्रोटॉनिक मेडिसिन में तो यूट्रोटॉनिक मेडिसिन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो हमारी यूट्रस की टोन को मेंटेन करती हैं वो यूट्रोटॉनिक जो मेडिसिन हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो फर्स्ट यूट्रोटॉनिक मेडिसिन है ऑक्सीटोसिन। तो जो ऑक्सीटोसिन हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में देते थे उसको हम देंगे 10 इंटरनेशनल यूनिट। कैसा देंगे? IV देंगे। तो IV देंगे, तो IV कब देंगे? अगर जो IV लाइन पेटेंट है, जो पेशेंट है वो IV लाइन पर है तो हम उसको ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IV देंगे। तो व्हेन IV लाइन पेटेंट, तो IV कब देंगे? जब IV लाइन पेटेंट हो। अगर नहीं है तो इफ़ नॉट पेटेंट IV लाइन सो IM गिवन। अगर IV लाइन पेटेंट नहीं है तो हम उसको IM भी दे सकते हैं। फिर क्या है कि लेकिन हम ऑक्सीटोसिन तभी देंगे जब उसकी जो कोल्ड चैन है उसको मेंटेन करके रखा है। अगर हमारा जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है वो कोल्ड चैन मेंटेन कर रहा है तभी हम IV लाइन देंगे। फिर नेक्स्ट जो मेडिसिन थी, पहली यूट्रोटॉनिक मेडिसिन में आ गई ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है कार्बोटोसिन। तो जो कार्बोटोसिन, अगर हम ऑक्सीटोसिन नहीं दे रहे हैं तो हम क्या दे सकते हैं उसके बदले में? कार्बोटोसिन। तो कार्बोटोसिन कितना देना है? 100 मिलीग्राम IV या IM दे सकते हैं। और फिर अगर कार्बोटोसिन भी नहीं है तो हम इसकी जगह मीजोप्रोस्ट, जो मीजोप्रोस्ट टैबलेट आती हैं उसको 400 माइक्रोग्राम से 600 माइक्रोग्राम तक ओरली देंगे। ओरली हम इसको देंगे। ठीक है, तो ये हो गया यूट्रोटॉनिक जो मेडिसिन थी उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो पहला चेंजेस ऑक्सीटोसिन हम देंगे 10 इंटरनेशनल यूनिट IV गिवन। लेकिन अगर IV लाइन पेटेंट नहीं है तो हम उसको 10 यूनिट IM भी दे सकते हैं। बट 10 यूनिट IM या IV तब देंगे जब हमने उसका कोल्ड चैन मेंटेन किया है। और अगर नहीं किया है तो हम उसकी जगह कार्बोटोसिन भी दे सकते हैं। कार्बोटोसिन हम कितना देंगे? 100 MCQ। IV या IM दे सकते हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीटोसिन और कार्बोटोसिन नहीं है तो हम उसकी जगह मीजोप्रोस्ट की जो टैबलेट्स आती हैं उसको ओरली दे सकते हैं। कितना देना? 400 से 600 माइक्रोग्राम। इसके बाद क्या चेंजेस हुए? हम MTSL में कौन कौन सी मेडिसिन को नहीं दे सकते। तो नॉट रिकमेंडेड ऑफ AMTSL। तो हम कौन कौन सी मेडिसिन को AMTSL में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहला क्या बोला WHO ने कि हम इसमें मिथाइल अर्गोट, हम इस मेडिसिन को AMTSL में इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा कौन सी मेडिसिन है? कार्बोप्रोस्ट। तीसरी है सिंट्रोमेट्रिन। जो सिंट्रोमेट्रिन होती है वो मिथाइल अर्गोट की और ऑक्सीटोसिन का कॉम्बिनेशन होता है। और जो नेक्स्ट है वो है ट्रेनएक्सिक एसिड। तो ये सारी मेडिसिन को हम AMTSL में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? अगर हम इन सारी मेडिसिन को इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर वो MTSL ना कहलाकर PPH के मैनेजमेंट में ये सारी मेडिसिन को इंक्लूड कर दिया। अगर हम इनमें से कोई भी इंजेक्शन या मेडिसिन देते हैं तो PPH में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो जो हमारा WHO ने AMTSL में चेंजेस किए हैं यूरोटॉनिक मेडिसिन से, उसमें ऑक्सीटोसिन को, कार्बोटोसिन को, मीजोप्रोस्ट को इंक्लूड किया गया है। और किस किस मेडिसिन को मना किया गया है? तो मिथाइल अर्गोट को, कार्बोप्रोस्ट को, सिंट्रोमेट्रिन को और ट्रेनएक्सिक एसिड को हटाया गया है। अब इसके बाद कुछ चेंजेस आए हैं, वो आए हैं कॉड क्लैंप में। तो जो कॉड क्लैंप, पहले हम 2 टाइप से कॉड क्लैंप करते थे। एक करते थे अर्ली कॉड क्लैंप और एक करते थे डिलेड कॉड क्लैंप। तो अब क्या बोला गया है कि अब ये बोला गया है कि हमें कॉड क्लैंप को हमेशा डिलेड ही क्लैंप करना है। डिलेड कितना? 1 से 3 मिनट के टाइम पे। और हम अर्ली कॉड क्लैंप तभी कर सकते हैं जब बर्थ एस्फेक्सिया में बेबी हो। जब हमारा बेबी बर्थ एस्फेक्सिया में हो तभी हम अर्ली कॉड क्लैंप करेंगे, वरना हम डिलेड कॉड क्लैंप करेंगे। ये मोस्ट कॉमन है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉड क्लैंपिंग है। डिलेड कॉड क्लैंपिंग 1 से 3 मिनट के अंदर में करेंगे। और अर्ली कॉड क्लैंप हम उन्हीं बच्चों में करेंगे जो बर्थ एस्फेक्सिया में गया हो, जिसको हमें रेससिटेशन करने की आवश्यकता है।
नेक्स्ट चेंजेस आए प्लासेंटा डिलीवरी में। जो प्लासेंटल डिलीवरी है तो उसकी वो भी ये थर्ड स्टेज का ही पार्ट होता है प्लासेंटा डिलीवरी। तो इसमें भी कुछ चेंजेस आए। इसमें चेंजेस आए कि इफ़ सिजेरियन सेक्शन, अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो हम उसका जो प्लासेंटा है वो हम सीसीटी कॉर्ड कंट्रोल ट्रैक्शन द्वारा रिमूव करेंगे, ठीक है। और नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में हम सीसीटी तभी करेंगे जब वहाँ स्किल बर्थ अटेंडेंट हो। हम जो सिजेरियन सेक्शन है उसमें भी हम सीसीटी द्वारा मोस्ट कॉमन उसकी प्लासेंटा को रिमूव करेंगे, प्लासेंटा की डिलीवरी कराएंगे। और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में हम सीसीटी तब करेंगे वो जब वहाँ पर एसवीए ट्रेंड अटेंडर हो। और जो हम यूट्रस की मसाज करते थे वह थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट लीवर का पार्ट नहीं है, वो फिर आता है फोर्थ स्टेज ऑब्जर्वेशन में। और कुछ चेंजेस पीपीएच में भी हुए हैं। पोस्ट पार्टम हेमरेज, पीपीएच में क्या, पहले 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हुआ है तो हम उसको पीपीएच में कंसीडर करते थे, बट अब बोल दिया गया कि 300 ml से अधिक ब्लड लॉस है तो हम उसको पीपीएच में कंसीडर करेंगे। और 500 ml ब्लड लॉस के साथ साथ हमें वाइटल साइन अनस्टेबिलिटी है तो हम उसको पीपीएच में काउंट करेंगे। तो ये जो 2025 में चेंजेस आए हैं तो ये चेंजेस हैं। तो फर्स्ट चेंजेस आया, हम लोग समझी करके पढ़ लेते हैं कि यूरोटॉनिक जो मेडिसिन होती है उसमें ऑक्सीटोशन है, ऑक्सीटोशन को हमें 10 इंटरनेशनल यूनिट आईवी देना है। अगर आईवी लाइन पेटेंट नहीं है तो हम उसको आईएम भी दे सकते हैं, लेकिन कब दे सकते हैं, जब हम उसकी कोल्ड चेन मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम ऑक्सीटोशन नहीं देते हैं तो उसकी जगह हम कार्बोटोशन का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हमें देना है 100 माइक्रोग्राम आईवी और आईवीएम रूट से दोनों से दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे अगर हम कार्बोटोशन नहीं दे रहे तो उसकी जगह हम मीजोप्रोस टैबलेट है जो उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको भी देना 400-600 माइक्रोग्राम ओरली। फिर हमने बोला कि हम एमटीएसएल में इन सारी मेडिसिन को नहीं दे सकते हैं। तो कौन कौन सी मेडिसिन को, मिथाइल अर्गोट को, कार्बोप्रोस्ट को, सिंट्रोमेट्रिन को, ट्राइनेसिक एसिड को, इन सब को हमने पीपीएच के मैनेजमेंट में इंक्लूड कर दिया। जो WHO ने सबको पीपीएच के मैनेजमेंट में इंक्लूड कर दिया गया। इसके बाद चेंजेस आए कॉर्ड क्लैंपिंग में। तो पहले कॉर्ड क्लैम्प अर्ली और डिलेड 2 पार्ट में डिवाइड थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं है कि अर्ली और डिलेड हो। अब मोस्ट कॉमन हमें डिलेड कॉर्ड क्लैम्प ही करना है। बट अगर बेबी हमारा बर्थ एस्फेक्सिया में है और उसको रिसब्सिटेशन की आवश्यकता है तो हम उसका अर्ली कॉर्ड क्लैम्प करके उसका एस्फेक्सिया मैनेज करेंगे। फिर हुआ प्लासेंटा डिलीवरी। जो प्लासेंटा डिलीवरी थी तो प्लासेंटा की डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन में मोस्ट कॉमन सीसीटी कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन द्वारा ही होनी चाहिए। और जो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है उसको भी हम सीसीटी द्वारा ही प्लासेंटा की डिलीवरी कराएंगे। बट अगर वहाँ पर एसवीए ट्रेंड अटेंडर हो, स्किल बर्थ अटेंडर हो, तभी हम उसकी प्लासेंटा की डिलीवरी सीसीटी द्वारा कराएंगे। फिर चेंजेस हुए पीपीएच में। तो पहले पीपीएच में ये था कि सिजेरियन सेक्शन में 100 ml से अधिक ब्लड लॉस है और नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में 500 ml से अधिक ब्लड लॉस है तो हम उसको पीपीएच में काउंट करते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अगर 300 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और उसके साथ साथ हमारे जो वाइटल साइन है अनस्टेबल है तो हम उसको पीपीएच में काउंट करेंगे। और एक और चीज़ थी उसमें, यूट्राइन जो मसाज होती थी वह थर्ड स्टेज का पार्ट नहीं है। जो एमटीएसएल में हम करते थे यूट्राइन मसाज, अब वो थर्ड स्टेज का पार्ट नहीं है। तो ये सारे चेंजेस एमटीएसएल 2025 में WHO द्वारा हुए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।